Hello students, today I am going to discuss fifth lecture regarding spectroscopy. Width of spectral lines हम already ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं लेक्चर 4 में. तो वहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था रिगार्डिंग दिस वन विच वाज कॉलिजन ब्रॉडनिंग. आज हम डॉपलर्स ब्रॉडनिंग स्टडी करेंगे. तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट सेट समझिएगा लेक्चर 4 एंड 5. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड. तो इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि डॉपलर्स ब्रॉडनिंग क्या होता है और ब्रॉडनिंग कैसे आई. सबसे पहली बात तो जैसे हमारा कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है, इसके बाद हम इस चीज़ को पढ़ेंगे. कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, म्यू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा और फिर एक हमें शार्प स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अगर हम उसका स्पेक्ट्रा देखेंगे एब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी पे, तो हमें एक शार्प लाइन लाइक स्पेक्ट्रा मिलेगा. लेकिन क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रैंडम मोशन प्रेजेंट होता है. और कोई भी स्पेक्ट्रा आता कैसे है, वहाँ क्या बेसिक फिनोमिना क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो जो ये रैंडम मोशन होता है ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, खासकर कौन सा, जो हमारा वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर देता है, उनको डिस्टर्ब कर देता है. ठीक है, तो जो ये जो मॉलिक्यूल था थियोरेटिकली जिस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहा था, उस रैंडम मोशन की प्रेजेंस की वजह से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, किन्हीं दूसरी फ्रीक्वेंसीज पे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू द रैंडम मोशन. क्यों डिस्टर्ब होता है, क्योंकि रैंडम मोशन से क्या होंगे, जैसे फर्स्ट उसमें हमने स्टडी किया था, वहाँ क्या था, कॉलिजन्स हो रहे थे, इससे क्या हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा. अब जब ये म्यू पे एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट शो कर रहा है म्यू पे, तो एक शार्प स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा था, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल इसी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहे थे. यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं था. यहाँ पे इस स्पेक्ट्रा के लिए क्या था, नो डिस्टर्बेंस. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. रैंडम मोशन हर एक स्टेट में पॉसिबल है, गैशियस फॉर्म में भी है, लिक्विड में भी है और सॉलिड में भी है. सॉलिड फॉर्म में क्या है, लीस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो जब ये वाला केस आएगा, इस केस में क्या होगा, जो हमारा स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अभी भी उसी थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी पे ही एब्जॉर्ब करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हुए हैं और जो एक्साइटेशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, वो सब क्या हो गया, अब वो इलेक्ट्रॉन जो मतलब एक्साइट हो रहे थे और ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे थे, ये जो फिनोमिना था वो अब किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे होगा, एट सम अदर फ्रीक्वेंसीज म्यू डैश म्यू डबल डैश. तो ये अब क्या होगा, मान लो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 10 में से तो मैक्सिमम 6 तो अभी भी उसी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे. लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये डिस्टर्बेंस हो गई है, वो सम लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड सम हायर फ्रीक्वेंसीज पे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे. और अगर ये इस टाइप से होगा तो हमारा एक शार्प स्पेक्ट्रा मिलने की बजाय हमें एक थोड़ा सा जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें क्या दिखाई देगी, ब्रॉडनिंग दिखाई देगी. ठीक है, तो ये जो ब्रॉडनिंग हुई है स्पेक्ट्रल लाइंस की या स्पेक्ट्रा की, उसका रीज़न है कॉलिजन ब्रॉडनिंग एंड डॉपलर्स ब्रॉडनिंग. अब डॉपलर्स ब्रॉडनिंग को पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि विड्थ मतलब हमें विड्थ मिलेगी जहाँ भी हमारा रैंडम मोशन होगा. इट अराइजेज ड्यू टू द डॉपलर्स इफेक्ट अकॉर्डिंग टू विच इन अ गैशियस सैंपल. देखो गैशियस सैंपल इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया सबसे पहले, क्योंकि गैशियस सैंपल के अंदर रैंडम मोशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब चेंजेस, जो ये चेंज आ रहा था व्हेन द मॉलिक्यूल इज मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. यहाँ पे जो रीज़न है चेंज होने का वो क्या है तो वो रैंडम मोशन ही, लेकिन उस रैंडम मोशन को इन्होंने थोड़ा सा और रिलेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, कि वो मॉलिक्यूल जब भी ऑब्जर्वर के नज़दीक आएगा और जब भी उस ऑब्जर्वर से
दूर जाएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब कर रहा था जो म्यू थी, अब वो फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, किन्हीं दूसरी फ्रीक्वेंसीज पे वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा। और इस वजह से जो स्पेक्ट्रा एक लाइन पे मिलना चाहिए था वो स्पेक्ट्रा हमें एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में मिलेगा, और इस वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगी, ब्रॉडनिंग, या हमें वहाँ पे विड्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसमें ये बता रहा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एज सीन बाय द मॉलिक्यूल, कि वैसे तो उसको म्यू पे ही एब्जॉर्ब करना चाहिए था, लेकिन जब वो मॉलिक्यूल इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब करेगा वो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी म्यू डैश, और उसको ऐसे रिलेट कर रखा है। म्यू थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी थी जिस पे सबको एब्जॉर्ब करना चाहिए था, लेकिन अब टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट मूव करने पे वो इस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा अलग करके भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मॉड्यूलेट करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसी जो ये हमारी इक्वेशन है इसमें मतलब इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड जो यहाँ चेंज करूँगी वो यहाँ भी करूँगी, म्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जैसे म्यू माइनस म्यू डैश, ऐसे ही यहाँ म्यू में से जितना भी है ये सारा इसके अंदर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 1 प्लस म्यू बाय सी, ये हो गया। तो इसको ऑन सॉल्विंग फर्दर, जैसे म्यू इसको इसी साइड ले आऊँगी, म्यू माइनस म्यू डैश, या फिर इसको यहाँ ओपन करते हैं पहले, म्यू माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर अब सॉल्व करेंगे, म्यू आ गया माइनस म्यू स्क्वायर बाय सी हो गया। अब देखो ये कट गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ सकता है, हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, म्यू माइनस म्यू डैश इक्वल टू माइनस म्यू म्यू बाय सी, इसको ओपन करके लिख दिया म्यू स्क्वायर को, म्यू इंटू म्यू इसका प्रोडक्ट, इस म्यू को यहाँ इसके डिनोमिनेटर में ले आए तो ये हो जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश ओवर म्यू इक्वल टू माइनस म्यू ओवर सी। म्यू माइनस म्यू डैश क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, पहले जितना एब्जॉर्ब हो रहा था अब जिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा म्यू, डेल्टा म्यू बाय म्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस म्यू बाय सी। तो जहाँ ये हमारा जो ये वाला है ये इसकी अनदर फॉर्म है, और यहाँ जो ये डेल्टा म्यू है ये हमारा क्या है, ये जो डेल्टा म्यू आ रहा है इट इज़ अवर डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर्स ब्रॉडनिंग, मतलब ये इसकी टर्म है, जो डेल्टा म्यू है इट इज़ नोन एज डॉपलर्स शिफ्ट या ब्रॉडनिंग, मतलब इस डेल्टा म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही क्या होगी, ब्रॉडनिंग होगी, जितनी इसमें वेरिएशन मिलेगी फ्रीक्वेंसी में उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ब्रॉडनिंग मिलेगी स्पेक्ट्रा के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो इसको आराम से एक बार देखेंगे। ये कौन सा केस है, जो मॉलिक्यूल इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई हॉर्न ब्लो हो रहा है कहीं पे, तो जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं तो हमारा उसको सुनने की जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, और जब उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं बिल्कुल तो उस टाइम पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगेन अब हम उससे आगे निकल रहे हैं, मतलब हमारी गाड़ी उस पॉइंट से फिर से आगे निकल रही है, तो अब फिर से क्या होगा, अब फिर से हमें वो हॉर्न या वो आवाज़ उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, हमें वो कम सुनाई देगी। तो ये वही केस है व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट में जो उसको ऑब्जर्व्ड उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसको दिखाई देगी वो ये होगी, एक्चुअल में थी म्यू। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म इसके निकालते हैं। तो ये था जैसे वहाँ किया था, यहाँ पे भी वही सेम हमें कंसेप्ट लगाना है। क्या करना है, म्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है सारी इक्वेशन को, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे सेम, म्यू माइनस, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको ओपन करेंगे, म्यू माइनस म्यू प्लस म्यू इंटू म्यू ओवर सी, ये कैंसिल हो गया। म्यू माइनस म्यू डैश को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा म्यू इक्वल टू म्यू बाय म्यू ओवर सी, यहाँ आ जाएगा डेल्टा म्यू बाय
म्यू इक्वल टू म्यू ओवर सी। तो ये फॉर्म है हमारी सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो डेल्टा म्यू है इट शोज़ इट इज़ नोन एज डॉपलर्स शिफ्ट, और ये शिफ्ट ही हमें क्या प्रोवाइड करती है कि कितना हमारा स्पेक्ट्रा ब्रॉड होगा, ठीक है, ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा। बेसिकली दिस शिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रा। अब इसको एक बार कंक्लूड करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। तो अभी हमने इस फॉर्म के लिए इसको स्टडी किया था। नेक्स्ट वही है जो इसका समराइज्ड व्यू कहता है, इट इज़ जनरली ऑब्टेन फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स which show random motions and move with different velocities. This show broadening of lines which is a consequence of Doppler shift या broadening। ये Doppler shift या broadening क्या थी, जो ये डेल्टा म्यू हमारा निकल के आ रहा था, जितना इसमें वेरिएशन होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, लाइंस के अंदर ब्रॉडनेस दिखाई देगी या विड्थ मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो हमें ब्रॉड नेचर का मिला है, यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी म्यू है, ठीक है। अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो म्यू पर ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स लोअर एंड है फ्रीक्वेंसीज़ के, कुछ टूवर्ड्स हायर एंड है, तो ये स्पेक्ट्रा मिल गया। अब हमें पता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। जो हमारा डॉपलर्स ब्रॉडनिंग है वो मेनली आता किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रैंडम मोशन मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये रैंडम मोशन हमें पता है कि जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे कहीं भी किसी गैसियस फॉर्म में, तो उस केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन रैंडम मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से हमारा हमेशा जो स्पेक्ट्रा है उसके अंदर जो हमारी ब्रॉडनिंग है वो क्या होगी, इंक्रीज़, ठीक है, ब्रॉडनिंग क्या होगी, इंक्रीज़। तो मान लो ये स्पेक्ट्रा हमें फॉर एग्जांपल T1 पे मिला है, तो T2 के लिए हमें स्पेक्ट्रा किस फॉर्म में मिलेगा, जो हायर टेम्परेचर है उस केस में हमें ये जो ब्रॉडनिंग है ये हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ गई, मतलब ये और ज़्यादा विड्थ हो गई। यहाँ पे तो विड्थ इतनी थी, लेकिन इस केस में विड्थ कितनी आई, ज़्यादा हो गई है। तो दिस सेकंड स्पेक्ट्रा इज़ एट द टेम्परेचर T2 वेयर T2 इज़ ग्रेटर देन T1। सो हियर आई हैव कंक्लूडेड दिस टॉपिक। विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में आपको 2 पॉइंट नोट करने होते हैं। एक हमारा होता है ब्रॉडनिंग ड्यू टू कॉलिजन्स विच इज़ नोन एज कॉलिजन ब्रॉडनिंग, और दूसरा हमारा होता है डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर ब्रॉडनिंग। तो ये 2 पॉइंट होते हैं जिनसे हमें स्पेक्ट्रा क्या मिलता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलता है। तो आप अपना कंप्लीट टॉपिक इसको करने के लिए कॉलिजन ब्रॉडनिंग वाली भी मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। So thank you students, and if you have any doubt then you can ask in the comment section. Okay students, have a nice day.